नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऐसे सफर के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, तीसरे चरण के लिए 94 लोकसभा की सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 2 चरणों का चुनाव पहले ही संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण के वोटिंग के बाद की अगर बात करें तो करीब करीब आधी लोकसभा सीट, उससे थोड़े कम लोकसभा सीट ऐसे हैं जो बच गए हैं जिन पे मतदान होना है। लेकिन बात आगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या फिर सातवें फेज की बात नहीं कर रहे हैं। बात आज बिहार की राजनीति का कर रहे हैं और बिहार की बात में आज आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि कैसे आज के हालात में 2019 के लोकसभा चुनाव के हालात से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार में मंच साझा कर रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कहीं और प्रचार कर रहे हैं तो नीतीश कुमार कहीं और प्रचार कर रहे हैं। बीच बीच में जब लोगों के बीच कानाफूसी जब शुरू होती है कि अरे ये क्या हुआ बिहार में, दोनों एक मंच पे साथ दिख नहीं रही है, तब किसी दिन एक मंच पे दोनों बहुत असहज परिस्थितियों में आकर के खड़े होते हैं ताकि सहज दिखने की कोशिश कर सके। लेकिन असहजता के बीच सहजता दिखाने की कोशिश और ज्यादा असहज परिस्थिति का निर्माण कर देती है और इन्हीं असहज परिस्थितियों के भीतर आज आपको एक बात स्पष्ट करने जा रहे हैं कि बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 17-0 के स्ट्राइक रेट से खेलना करीब करीब असंभव सा है। जी हाँ, यूं तो 13-14 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की फंस चुकी है बिहार में। पटना साहिब की लोकसभा सीट को अगर छोड़ दीजिएगा, कोई भी एक ऐसी सीट कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि वो सीट के ऊपर वो चुनाव जीत ही जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पटना साहिब के भीतर भी आगे क्या परिस्थितियां बनेगी 1 जून के मतदान तक वो बात तो नहीं कह सकते, लेकिन आज की परिस्थितियों के आधार पर ये बात जरूर कह सकते हैं। लेकिन एक बिहार की 10 ऐसे लोकसभा सीट आज बताएंगे आपको जहां पर आज के दौर में अगर मतदान किया जाए, अगर आज के दौर में मतदान हो तो फिर यहां पर यानी ये कहे कि 5 मई या 6 मई या फिर 7 मई को मतदान हो तो भारतीय जनता पार्टी की सर्दियां हार की परिस्थिति दिखाई देगी। उनमें से कुछ सीटों पर तो वोटिंग हो भी गई है और कुछ के ऊपर वोटिंग होने जा रही है और कुछ पे आने वाले चरण में वोटिंग होनी है। तो बिहार के इन सभी लोकसभा सीट, जो कौन सी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार दिखाई दे रही है, 2 सीट मतदान हो चुकी है। और औरंगाबाद की सीट, 2 सीटों के ऊपर मतदान हो गया। औरंगाबाद और नवादा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की 2 सिटिंग सीटें और दोनों बुरी तरीके से फंसी हुई है और जो वहां से संकेत मिल रहे हैं इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जश्न मनाने की स्थिति में, उनके लोग मिठाइयां खा रहे हैं, उनके यहां कहते हैं ना पार्टी चल रही, लेकिन मछलियां तालाब से निकल करके लोगों के निवाले तक, उनके समर्थकों के निवाले तक पहुंचाई जा रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी नेता का मछली खाना बुरा लगता है, लेकिन उनके समर्थक यदि बीजेपी वाली सीटों पर मछलियां खा रहे हैं, जम करके खा रहे हैं, तो 4 जून 2024 की तारीख के बाद भी वो मछली खाएंगे। हालात कमोबेश बिहार में ऐसा ही नजर आ रहे हैं, खास करके उन 2 सीटों पर। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह का चुनाव बुरी तरह से फंसा है, वो हार के करीब बताए जा रहे हैं। और नवादा में भी विवेक ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बड़े नेता सीपी ठाकुर के बेटे, भूमियार समुदाय से आने वाले सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सीपी ठाकुर के बेटे इस चुनाव में बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिया अलायंस के खेमे में उस सीट पे जश्न मन रहा है। तीसरी सीट पर अगर बात करें, लोकसभा की सीट पर अगर बात करें तो अररिया की सीट के डेमोग्राफी, वोटर के डेमोग्राफी पे अगर नजर डालेंगे तो करीब 55% वहां पे बहुसंख्यक मतदाता है तो 45% अल्पसंख्यक मतदाता है। शत्रुघ्न मंडल के रूप में तीसरा कैंडिडेट भी है जो भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले कैंडिडेट प्रदीप सिंह, और राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन के शाहनवाज आलम के बीच में तीसरा कौन बना रहा है। शत्रुघ्न मंडल पेशे से डॉक्टर हैं, इलाज किसका करते हैं, वोट किसका काट रहे हैं, और ध्यान देंगे अररिया के अंदर यादव समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। आज की जो एक खबर होती है उस इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करती है। सबको दिखाई देता है, सबको रोजगार चाहिए, सबको बैंक में वैकेंसी चाहिए, सबके बाल बच्चों को चाहिए, सबके बाल बच्चों को नौकरियां चाहिए। जो तेजस्वी यादव के 17 महीने नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहने के दौरान बिहार में बटे थे, कोई दूसरे समुदाय के चुप्पा वोटर चुपचाप
जो चुपचाप तीर छाप पर ही चुनाव पर वोट करते रहे, लेकिन यहाँ तीर नहीं है तो चुपचाप लालटेन भी करते नजर आ सकते हैं। अररिया की सीट पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब ध्यान देंगे 2014 के मोदी महालहर के अंदर अररिया की सीट भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से गंवाने की स्थिति में थी, गंवा दिया था। तब तसलीमुद्दीन साहब की जीत हुई थी, तब उनके बेटे शाहनवाज आलम। फिर चौथी सीट पर अगर बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गिर चुकी है, वो सीट होती है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी की सीट। बिहार बीजेपी के वरिष्ठतम सांसद राधा मोहन सिंह यहां बुरी तरीके से फंसे हुए दिख रहे हैं। वहां पर मुकाबला सीधा सीधा अगला ब्राह्म पिछड़ा हो रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी के राजेश कुशवाहा सब्जी से ज्यादा मछली खिलाते हुए नजर आते हैं, और जब मछली खिलाते हैं तो चंपारण के लोग सिर्फ मछली से नहीं बल्कि चंपारण मटन भी चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, लहराई जब अगला ब्राह्म पिछड़ा की खींच रही है तो भगवा पार्टी वाले मटन खिलाने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके नेता तो मटन मछली पे सवाल ही करते हैं। अगला ब्राह्म पिछड़ा की नैरेटिव अपनी जगह है। वैसे समुदाय की नाराजगी अपनी जगह। रमा देवी के टिकट क्यों कटा? इस जिले के भीतर जो 2 सीटें हैं, उन 2 सीटों के ऊपर राजपूतों को ही टिकट क्यों मिला? मोतिहारी और शिवहर दोनों जगह पर, ये अलग बात है। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी चीज आकर खड़ी है कि जब इस इलाके के भीतर फॉरवर्ड से ज्यादा बैकवर्ड की जनसंख्या है, पिछड़े वर्गों की तादाद ज्यादा है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो फॉर्मूले के तहत उसको कद्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पिछड़े को टिकट क्यों नहीं दिया? ये सब सवाल है। और इन सारे सवालों के घेरे में वो सारे सवाल भी है कि आखिरकार मेयर के चुनाव में दीवा गुप्ता का विरोध राधा मोहन सिंह ने कथित तौर पर क्यों किया था? आखिरकार राधा मोहन सिंह के लोगों ने क्यों जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पत्नी को जिताया और पवन जायसवाल की पत्नी को हराने का काम किया? आखिरकार बबलू गुप्ता विधान परिषद का चुनाव क्यों हार गए बीजेपी के टिकट पे लड़ते हुए भी? और आखिरकार संजय जायसवाल राधा मोहन सिंह के बीच जो कथित अनबन की खबरें आती है, ये सारी चीजें दिखाती है कि वैश्य समुदाय राधा मोहन सिंह के साथ जाने की बजाय राजेश कुशवाहा के साथ जाना ज्यादा पसंद कर रहा है। और अगर वैश्य समुदाय राधा मोहन सिंह के साथ अंत तक नहीं जुड़ा तो राधा मोहन सिंह की हार बड़ी हार हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर वैश्य समुदाय नरेंद्र मोदी के नाम पर मान गया तो परिस्थितियां इसके ठीक उल्टी भी जा सकती है। खैर, आज की परिस्थितियों का बात अगर करें तो राधा मोहन सिंह पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, चीनी मिल की जमीन के बंदर बांट का मामला भी सामने आ रहा है, वो भी एक मुद्दा है। 5वीं लोकसभा सीट की अगर बात करें बिहार की, तो मुजफ्फरपुर की लोकसभा की सीट बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर फंसती हुई दिख रही है, बहुत बुरी तरह। आप सोच नहीं सकते हैं, निषाद बनाम निषाद की लड़ाई में चाबी गैर निषादियों के पास आ रहा है। संविधान बचाओ का नारा हर सीट पे चल रहा है। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बीच आरक्षण बचाने का नारा भी चल रहा है। और इन सब के साथ अगर बात आगे करें तो रोजी रोजगार, ये सारे मुद्दे एक साथ आकर के जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की गारंटी भी जुड़ रही है। तो ऐसे में बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुजफ्फरपुर सीट पे फंसती दिख रही है। अजय निषाद जो कांग्रेस के कैंडिडेट हो चुके हैं, मुकेश सहनी का भी जब उन्हें एक तरफा समर्थन मिल रहा है, एमवाई समीकरण भी उनके साथ है। और इन सब के बीच जो है दलित समुदाय का जो गैर पासमानदा समाज है, वो बड़े तबके को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर उसे दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी की छोटी हार होगी या फिर बड़ी हार। फिलहाल परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कई लोग तो व्यंग से मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मुजफ्फरपुर सदर विधानसभा सीट का उम्मीदवार मान बैठे, क्योंकि शहर के बाहर जो 5 विधानसभा सीटें हैं ना, वहां पर बीजेपी का झंडा, डंडा, बैनर कुछ भी नहीं दिख रहा। वहां पर हालात एकदम उल्टे दिखाई देते हैं। और इससे इतर आगे बढ़ करके जब आपके सामने 5 बिहार की लोकसभा की सीट बात कर लिए, 6ठी सीट नित्यानंद राय काफी बुरी तरीके से इस चुनाव में फंसे हुए हैं। क्या होगा नित्यानंद राय का बिहार में? अमित शाह के जूनियर मंत्री हैं वो, और उनके सामने जो परिस्थितियां हैं जान करके आपको हैरानी होगी। राजपूतों के गांव भी उसके खिलाफ जा रहा है। कुशवाहा कैंडिडेट आलोक मेहता से मुकाबला किया जा रहा है, जो स्थानीय भी है।
आलोक मेहता सामने खड़े हैं, उनके साथ कुशवाहा यादव मुसलमान समीकरण है। नित्यानंद राय की यादव होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव की राह में कोई बाधा न खड़ा हो, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने का संकल्प यादव ने उठा रखा है। कुशवाहा कैंडिडेट को जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों में सांसद बनाने का संकल्प वहां के कुशवाहा समुदाय ने जब ले रखा है, तो फिर वहां बात करें मल्लाह और मुसलमान के साथ तो है ही, शरणों में भी डेंट लग रहा है और ओबीसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा उस विधानसभा सीट के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाता हुआ कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, जिससे नित्यानंद राय की गाड़ी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में फंसती हुई दिख रही है। कुल 6 सीटों का आंकड़ा, कुल 6 सीट की बात कर लिया। 7वीं सीट ललित यादव, दरभंगा लोकसभा की सीट। प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री दरभंगा जाकर के 5-6 जातियों का नाम ले रहे हैं, मेरे यादव भाइयों। यादव भाई उनके हो जाते हैं, लेकिन लोग इस नैरेटिव को बिल्कुल समझ रहे हैं, ललित यादव उम्मीदवार है। इस बार कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं है कि वहां पर पोलराइजेशन की कोशिश होगी। इस बार उस सीट के ऊपर ललित यादव है, दरभंगा की लोकसभा सीट से। उनके साथ मल्लाह है, पिछड़े वर्ग के मतदाता है। मुकाबला मैथिल ब्राह्मण समाज से आने वाले गोपाल जी ठाकुर से है। लेकिन ये लड़ाई जो है, चुनावी लड़ाई मैथिली बनाम बराबर यादव नहीं है। वहां पे अगर वहां पर कोई एग्रेसिव हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन का मौका मिलेगा दरभंगा में, तो चुपचाप एक वोटर के तौर पर वो बैठे हुए हैं और चुपचाप वो मतदान करेंगे। ये स्ट्रेटेजी है दरभंगा के। गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव का मुकाबला जो है, ये मैथिल ब्राह्मण और यादव समुदाय का मुकाबला नहीं, बल्कि ये अगला बनाम पिछड़ा का मुकाबला में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मुकाबला अगला बनाम पिछड़ा में आता है, तो ऐसे में दरभंगा की सीट पर, मिथिला की राजधानी कही जाने वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चुनावी नैया डूबती हुई दिख रही है, पूरी तरीके से डूबती हुई दिख रही है। लेकिन फिर गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। अंत समय में अगर अगला बनाम पिछड़ा का नैरेटिव अगर नहीं बदला, तो गोपाल जी ठाकुर की स्थिति और विकट हो सकती है। 7 सीटें बिहार की लोकसभा की, 8वीं सीट बक्सर की, बक्सर लोकसभा की सीट। बक्सर की ऐसी लोकसभा की सीट है, ऐतिहासिक बक्सर, जिस बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पे छा गया था। उस बक्सर के चुनावी हिंद को जीतने के लिए जब सुधाकर सिंह बनाम मिथिलेश तिवारी का मुकाबला हो, तो स्थानीय स्तर पर जो मोदी समर्थक मतदाता भी हैं, वह भी कहते हैं कि सुधाकर सिंह के सामने मिथिलेश तिवारी का टिकना मुश्किल है। ये तो एक तो सुधाकर सिंह स्थानीय होते हैं बक्सर के, दूसरे मिथिलेश तिवारी बाहर से आते हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता उनको अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चौथी बात, एक आईपीएस अधिकारी असम कैडर के आनंद मिश्रा वो अलग मैदान में कूद पड़े हैं, ब्राह्मण वोट को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 5वां कदम पहलवान फैक्टर क्या पहले के तरह प्रभावी होगा, जिससे कि सुधाकर सिंह की चुनावी हार हो जाए? इस बात को लेकर के अब बहुत ज्यादा लोग मानने को तैयार नहीं है। ये सारे फैक्टर जब एक साथ जाकर के जुड़ते हैं, तो फिर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, बहुत बड़ी संख्या में आरा बक्सर के लोग सेना में जाते, तो अग्निवीर का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बक्सर रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएं, सुबह 4-5 बजे के वहां पहुंचे, तो आपको सड़क पे दौड़ते हुए देश के नौजवान देखेंगे, और अगल बगल के स्कूल कॉलेज के फील्ड में दौड़ते हुए नौजवान देखेंगे जो सेना में भर्ती होने के लिए जाना चाहते हैं। पुराना आरा जिला का हिस्सा हुआ करता था बक्सर। आरा जिला घर बा, कौन बात का डर हुआ? आरा जिला अगर घर है तो किस बात का डर है? क्योंकि सेना में, पैरामिलिट्री में, बिहार पुलिस के अंदर या फिर दूसरे राज्य के पुलिस में आरा जिला के लोग बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन अग्निवीर योजना के जमाने में पुराना आरा जिला, जिसका हिस्सा बक्सर है, वो बक्सर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ा होगा, बारी उम्मीदवार के साथ? हालात अब बहुत विकट है भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल जमा आपको 8 लोकसभा सीट बिहार की बता दी। बक्सर के बाद अब लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 9वीं और 10वीं लोकसभा सीट को फंसा रखी है, ये बात आप बताएंगे। पाटलिपुत्र की सीट, काफी मुश्किल लड़ाई
राम कृपाल यादव की चुनावी संभावना इस बार उतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही है जैसे कभी 2014 और 2019 के लोकसभा में दिखी थी। मामूली मतों के अंतर से बनी थी, लेकिन बन गई थी। आज की परिस्थितियों में तो उस इलाके के भीतर डोमिनेंट माने जाने वाले भूमिहार वोटर भी राम कृपाल यादव के प्रति बेरुखे दिखाई देते हैं, माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव मजबूती से जमे हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति सारण की लोकसभा सीट पर है, और उस लोकसभा सीट की अगर बात करें वहां तो साफ साफ दिखाई देता है कि रोहिणी आचार्य के पक्ष में जो सहानुभूति लहर चल रही है, कम से कम राजीव प्रताप रूडी उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कहीं से भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से पर्सनल अटैक उन पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने किया, सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल किया रोहिणी आचार्य पर कि किडनी की लहर है, तो किडनी की लहर जैसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल एक सेवा भाव के प्रति, एक बेटी के द्वारा अपने पिता के जीवन बचाने के लिए किए गए त्याग के प्रति जो उपहास था, वो उपहास भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। और जब उसको स्वीकार नहीं किया जाए तो छोड़ दीजिए आप चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव देश में चलते रहेंगे, हर 5 साल में चुनाव होता रहेगा, लेकिन उस सहानुभूति लहर का मुकाबला कर पाने की स्थिति में राजीव प्रताप रूडी नहीं है। ये 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के बिहार में आज के दिन साफ पिछड़ते हुए बिहार में दिख रही है। कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और ये स्थिति बिहार के भीतर बरकरार रही सभी चरणों में मतदान के दौरान भी, तो 4 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा की सीटों के जगह बिहार में 6-7 सीट पे आकर के अटकती हुई दिखाई अगर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। 10 सीटों से बिहार से डेंट नरेंद्र मोदी उस समय में बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस दौर में महाराष्ट्र और कर्नाटक का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के भीतर लखनऊ और दिल्ली के बीच सत्ता की जंग इस कदर से उलझी हुई है कि वो कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की जंग की याद दिलाती है। बाकी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।